Hello friends, this is DART, Daily Current Affairs Revision Test, in which we deal with 5 of the most important MCQs from the best sources that are PIB, The Hindu and Indian Express. This is an initiative by Questlink IAS, and today on 12th of August 2026, Wednesday, we will be dealing with today's 5 MCQs. Today's first question is from Environment. With reference to Agastya Malai Biosphere Reserve, consider the following statements. Number 1, it extends across parts of Tamil Nadu and Kerala and includes several protected areas such as Kallakad, Mundathurai Tiger Reserve and Periyar Tiger Reserve. The Forest Rights Act 2006 permits the eviction of person claiming forest rights before the completion of the recognition of verification process. And number 3, Agastya Malai landscape includes both protected areas and areas where question of forest rights encroachment and non-forest activities have been subject to legal and administrative scrutiny. Which of the statements given above are correct? Option A 1 and 2 only, option B 2 and 3 only, option C 1 and 3 only, and option D 1, 2 and 3. Now you can pause this video and try to attempt this question on your own. We will be moving to solution and explanation, but before that, we will try to tackle this question based on general understanding or any elimination method if it applies. और अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो ये एनवायरनमेंट का जो क्वेश्चन है अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड, तो भी इसी तरह का था सिमिलरली. तो इसमें पूछा इट एक्सटेंड्स अक्रॉस पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला and includes several protected areas such as Kallakad, Mundathurai Tiger Reserve, Periyar Tiger Reserve. तो अगर आपको ये कलाकाड, मुंडुथुरई और पेरियार में कंफ्यूजन भी है, लेकिन तमिलनाडु और केरला में एक्सटेंडेड होगा ये अगस्त्य मलाई, अगर आपको ध्यान है तो एक पार्ट तो इसका आप सही मान सकते हो. पार्ट ऑफ दिस इज करेक्ट. The Forest Right Act 2006 permits the eviction of person claiming forest rights before the completion of recognition and verification process. तो इसमें देखो एक चीज नोटिस करने लगेगा, ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है. दिस इज फॉरेस्ट राइट्स एक्ट. तो ये कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है वहाँ के इंडिजिनस पीपल को और ट्राइब्स को, ना कि लिमिट्स एविक्शन, परमिट्स द एविक्शन ऑफ पर्सन. तो इविक्शन ऑफ पर्सन इस तरह का जो होगा या फिर किसी चीज में रेस्ट्रिक्शन होगा तो वो आपको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA यानी तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जब प्रोटेक्शन की बात आएगी तभी जाके लिमिटेशंस होंगे. और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है तो ये राइट्स प्रोवाइड करता है वहाँ के इंडिजिनस पीपल को. तो ये दूसरा वाला जो है ना ये गलत हो जाएगा अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो. और अगर आपने कंटेंट पढ़ भी रखा होगा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का, EPA का, WPA का, तो आपको ये आइडिया लगाना आसान हो जाता है. ठीक है. और तीसरा देखो क्या है, तो अगर आप दूसरा एलिमिनेट कर ले रहे हो ना तो आप भाई पहुंच जा रहे हो आंसर पे. तीसरा आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. ऐसा काफी बार होता है एग्जाम्स में कि एक आप कंक्लूसिवली अगर एलिमिनेट कर दो स्टेटमेंट तो आपके 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं. लेकिन फिर भी in that case also you'll have to read the last statement just to be 100% sure. ये देखो, अगस्त्य मलाई लैंडस्केप इंक्लूड बोथ प्रोटेक्टेड एरियाज वेयर क्वेश्चन ऑफ फॉरेस्ट राइट इंक्रोचमेंट एंड नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज हैव बीन सब्जेक्ट टू लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रूटनी. तो ये तो एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया गया है. इसमें कुछ ऐसा फैक्ट वैक्ट है नहीं, और इसमें कुछ ऐसा रेड फ्लैग भी नहीं जो एलिमिनेट करो इसको. इंक्लूड्स बोथ प्रोटेक्टेड एरियाज एंड क्वेश्चन एनक्रोचमेंट ऑफ नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज. तो ये तो सही बात है यार. तीसरा भी सही है. आंसर आपका C आ जाता है, मतलब इन एनी केस. अगर सिर्फ 2 एलिमिनेट कर रहे हो तो भी आ जा रहा है, और 3 को सही मान रहे हो फिर भी आ रहा है. 1 को अगर आधा सही है, अगर आपको एग्जैक्ट पता भी नहीं है कलाकाड और पेरियार इसके पार्ट है या नहीं, या कंफ्यूजन है, फिर भी आप आंसर पे पहुंच जा रहे हो. ये देखो इसका आंसर है C. अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न घाट्स, केरला, तमिलनाडु has recently been in focus over issue relating to forest encroachment, conservation, implementation of Forest Rights Act 2006. तो अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व कितना 3,500 स्क्वायर किलोमीटर अक्रॉस केरला और तमिलनाडु कवर करता है,
और इसमें कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं वो यहाँ पे लिस्ट है। कलाकाड़ आता है, कलाकाड़ मुडुथुरई टाइगर रिजर्व, श्रीविल्लिपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, नेल्लई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पेरियार टाइगर रिजर्व, और सेंदुरनी भी आता है। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। और अगला स्टेटमेंट क्या है? FRA प्रोवाइड्स द एलिजिबल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज विद अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स कैन नॉट बी एविक्टेड until the recognition of verification procedure is completed. वेरिफिकेशन प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद ही एविक्ट हो सकते हैं। Their eviction before the completion of this process would be contrary to the statutory protection. तो वो लोग स्टैट्यूटरीली प्रोटेक्टेड है ना, कि तो उनको बिना वेरिफिकेशन के प्रोसीजर कंप्लीट किए कैसे एविक्ट कर सकते हैं, ये बात थी। और वैसे वो लॉजिक भी लगा सकते हो आप जो हमने क्वेश्चन में लगाया था। और तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है, AVR लैंडस्केप हैज बीन सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी कंसर्निंग फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट, नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज, rehabilitation, ecological restoration, implementation of forest rights. The Supreme Court directed the Central Empowerment Committee CEC to conduct an extensive survey of landscape, subsequently issued direction based on CEC findings. तो एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पे, और इसको सर्वे करना है लैंडस्केप का, और उसी हिसाब से फिर उसी अपने फाइंडिंग्स के आधार पे फिर डायरेक्शंस इशू करेगी गवर्नमेंट। ओके, तो उसी में से ये स्टेटमेंट बना था। तो स्टेटमेंट में ऐसा कुछ था नहीं, जो जनरली मैं रेड फ्लैग बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ दिख रहा है स्टेटमेंट में, ये तो एक्सट्रीम कुछ भी हो जो नहीं हो सकता है, या फिर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो, तो सबको एक अम्ब्रेला टर्म में बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट में आपको कुछ गलत दिख रहा है तो उसको रेड फ्लैग मैं ऐसे जनरली बोलता हूँ। बाकी कुछ लोग कुछ और भी समझ लेते, आपको कुछ और नहीं समझना। तो ये रहा अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व ABR। इन्फोग्राफिक्स देने का हमने नया शुरू किया है इसमें। तो वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन आप मैप वैप देख लो, आपको ध्यान रहेगा। ये देखो केरला और तमिलनाडु के बीच में है, और फिर सेंट्रल इम्पोर्ट कमेटी के बारे में यहाँ बताया गया है। यहाँ पे उसकी फाइंडिंग्स, की फाइंडिंग्स क्या क्या है, टाइगर रिजर्व के इंक्रोचमेंट से रिलेटेड, फिर कोई फैक्ट्रीज वहाँ क्या लगी है नहीं लगी है, इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना। ये आपको वीडियो पॉज करके भी आप पढ़ सकते हो, या फिर आपको PDF में तो मिल जाएगा, वहां से अच्छे से पढ़ सकते हो। PDF प्रिंट आउट निकलवा के भी पढ़ सकते हो, PDF को ऐसे भी पढ़ सकते हो, आपको हर चीज प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, और इसमें हर वो टॉपिक जो आया है क्वेश्चन में उसको अच्छे से इन्फोग्राफिक वे में दिखा दिया गया है। अब आगे बढ़ते, ये क्वेश्चन लिया गया था द हिंदू से, इस आर्टिकल से, ये भी आप पढ़ सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड विथ रेफरेंस टू मेजर मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्टेड बाय इंडिया। ऑपरेशन एसोसिएटेड विथ, नंबर 1 ऑपरेशन सफेद सागर, एयर ऑपरेशन ड्यूरिंग कारगिल वॉर, नंबर 2 ऑपरेशन मेघदूत, securing the Siachen Glacier, option 3 Operation Cactus, Indian Peacekeeping Force Operation in Sri Lanka, option 4 Operation Pawan, military intervention in Maldives. Which of the pairs given above are correctly matched? Option A 1 and 2 only, option B 1, 2 and 3, option C 1, 3 and 4, option D 3 and 4 only. अब आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। हम लोग सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे, उससे पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे कि कुछ लॉजिक लग पा रहा है या नहीं, या फिर जनरल अंडरस्टैंडिंग पे बना पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन काफी फैक्चुअल हो जाता है कि सफेद सागर किससे रिलेटेड है, मेघदूत किससे रिलेटेड है, और कैक्टस किससे रिलेटेड है, पवन किससे रिलेटेड है, कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल है, इसमें कुछ लॉजिक भी डिड्यूस नहीं हो रहा है। आप कैक्टस को डेजर्ट से रिलेट करो या ऐसा कुछ ना, कुछ लग नहीं रहा है इसमें। तो इसका मैं आंसर ही बता देता हूँ आपको। सफेद सागर जो है सच में कारगिल वार से रिलेटेड है। वैसे ये न्यूज में था, आप इसको
ज़्यादा से ज़्यादा पता लगा सकते हो कि अगर आपने न्यूज़ पढ़ी है कि सफ़ेद सागर न्यूज़ में है, ये कारगिल से रिलेटेड है, तो ये वाला सही है। अगर इतना आप जानते हो तो एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो रहा है, बट दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू सिग्निफिकेंटली। आपको और भी कुछ पता होना चाहिए इसके आगे, पर अगर नहीं पता है तो यार कुछ लग भी नहीं रहा लॉजिक यहाँ, इसलिए आंसर बता ही देता हूँ। नंबर 2 भी सही है, ऑपरेशन मेघदूत सिक्योरिंग सियाचिन ग्लेशियर। ये मेघदूत ऑपरेशन भी सियाचिन ग्लेशियर को सिक्योर करने से रिलेटेड है। और वही कैक्टस जो है ये मालदीव से रिलेटेड है, कि मालदीव में मिलिट्री इंटरवेंशन से रिलेटेड कैक्टस है। और ऑपरेशन पवन जो है ये पीस कीपिंग था श्रीलंका में। ये दोनों इंटरचेंज है, और जनरली एग्जाम्स में भी ऐसा देखा जाता है कि अगर मैच द कॉलम टाइप के हैं क्वेश्चन तो उसमें इंटरचेंज कर देते हैं दो को। तो उसको उस हिसाब से भी, उस एंगल से भी आप सोच सकते हो एग्जाम में, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो फिर हमारा आंसर हो जाता है ए, 1 and 2 ओनली करेक्टली मैच में। ये रहा एक्सप्लेनेशन, आंसर ए। इंडिया has undertaken several named military operations in the neighborhood and along strategically important frontiers, including operation associated with Kargil conflict, Siachen and regional crises। और ये तो जनरल कॉन्टेक्स्ट हो गया, लेकिन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑपरेशन सफेद सागर से रिलेटेड था कि वाज कोड नेम ऑफ इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन ड्यूरिंग 1999 कारगिल वॉर। द आईएफ कंडक्टेड एयर ऑपरेशन अगेंस्ट पाकिस्तानी पोजीशन एंड इन्फिल्ट्रेशन इन द हाई एल्टीट्यूड टेरेन्स ऑफ कारगिल। अभी यूएस से रिलेटेड जो है ना ऑपरेशन सफेद सागर का कुछ आया है फैक्ट्स या डेटा, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। ये आपको आगे के आर्टिकल में दिखाऊंगा कि क्या था हेडलाइन। वही ऑपरेशन मेघदूत जो है वो सियाचिन ग्लेशियर को 1984 में सिक्योर करने से रिलेटेड है। और ऑपरेशन कैक्टस मालदीव के मिलिट्री इंटरवेंशन से रिलेटेड है, जिसमें फॉलोइंग एन अटेम्प्ट ऑफ कू इंडियन आर्म फोर्सेज इंटरवीन टू असिस्ट द मालदीवियन गवर्नमेंट। वहां पे क्या हुआ कि मिलिट्री कू करना चाह रही थी, लेकिन इंडियन मिलिट्री ने वहां के गवर्नमेंट को हेल्प करते हुए कू को फेल किया था। वहां कू के अगेंस्ट इंडियन मिलिट्री ने इंटरवीन किया था। वही ऑपरेशन पवन जो है श्रीलंका से रिलेटेड है, पीस कीपिंग फोर्स, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वहां गए थे 1987 में, जब वो एलटीटीई का टाइम चल रहा था उस वक्त। और इसमें देखो ये इन्फोग्राफिक्स भी दिया हमने। इन्फोग्राफिक्स में देखो तो सफेद सागर 1999 का है, एयर ऑपरेशन ड्यूरिंग द कारगिल वॉर, कोड नेम इंडियन एयरफोर्स एयर ऑपरेशन अगेंस्ट पाकिस्तानी पोजीशन एंड इन्फिल्ट्रेशन इन कारगिल to neutralize Pakistani position and provide air support to Indian Army in Kargil। और दूसरा ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर का 1984, और पाकिस्तानी ऑपरेशन से छुड़ाया गया था सियाचिन को। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव्स का, ऑपरेशन पवन श्रीलंका का पीस कीपिंग फोर्स से रिलेटेड है। यहाँ मैप के थ्रू भी आपको समझाया गया है। और ये लिया गया इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल से कि Did US manipulate GAPS during Kargil war as shown in ऑपरेशन सफेद सागर। तो यही कि जीपीएस जो उस समय यूज कर रहा था, तो यूएस क्या उसको मैनिपुलेट कर रहा था, इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, इसको पढ़ो आप, ये काफी इंफॉर्मेटिव है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इकोनॉमी से रिलेटेड है, और ये 3 स्टेटमेंट में क्वेश्चन है, मैं पहले पढ़ देता हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, The Container Manufacturing Assistance Scheme CMAS seeks to promote domestic manufacturing of shipping containers and reduce India's dependence on imported empty containers. Statement 2, the scheme provides support for establishing new manufacturing facilities as well as expanding existing manufacturing units. Statement 3, the scheme provides support only for manufacturing capacity and does not cover testing infrastructure, skilling or capacity building initiatives. Which one of the following is correct in respect of the above statements? Option A, both statement 2 and 3 are correct and both explain statement 1. And option B, both statements are correct but only one of them explains statement 1. And option C, only one of the statement 2 and 3 is correct, that explains statement 1. And option D, neither statement 2 nor statement 3 is correct. Now you can pause this video and attempt this question on your own। और हम लोग सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे, और उससे पहले हम लोग कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का जनरल अंडरस्टैंडिंग के आधार पे, या नहीं तो फिर कोई एलिमिनेशन ट्रिक लग जाए।
तो ये सवाल देखो, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम से रिलेटेड है। स्कीम से रिलेटेड ये 3 स्टेटमेंट वाला सवाल है, और ये 3 स्टेटमेंट वाला सवाल असर्शन रीजनिंग टाइप का होता है। इसमें पहला स्टेटमेंट असर्शन होता है, मैंने काफी बार बताया है। तो इसमें आपको ये डिटरमाइन करने का जरूरत ही नहीं है कि ये सही है या गलत, ठीक है। ये हमेशा सही ही होता है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना होता है इसको, ताकि आप रिलेशन देख पाओ बाकी दोनों स्टेटमेंट से। seeks to permit domestic manufacturing of shipping containers and reduce India's dependence on imported empty containers। तो ये कंटेनर से रिलेटेड है, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम। स्टेटमेंट 2 देखो, द स्कीम प्रोवाइड सपोर्ट टू एस्टैब्लिशिंग न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एज वेल एक्सपेंडिंग एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो असिस्टेंस स्कीम भाई, और ये तो असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने में भी, और जो एग्जिस्टिंग है उनको एक्सपेंड करना है तो उसमें भी असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो ये दोनों ही सिनेरियो में ये सही होता है स्टेटमेंट। वहीं स्टेटमेंट 3 देखो, द स्कीम प्रोवाइड्स सपोर्ट ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एंड डज नॉट कवर टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर स्केलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव। ये दोनों स्टेटमेंट सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो दोनों के दोनों सही होंगे नहीं। और लॉजिकली भी सोचोगे भाई कि असिस्टेंस स्कीम है तो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ नए लोगों को नया ही कोई बनाना चाह रहा है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, उसी को असिस्टेंस देंगे। कोई अगर पुराना वाला चाहेगा कि एक्सपेंड करूं तो उसको बोलेंगे नहीं नहीं तुमको नहीं देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसलिए स्टेटमेंट 3 तो यार आउटराइटली आप रिजेक्ट कर दो। और इस तरह से एक स्टेटमेंट आपका गलत होने से सीधे आप सी पे पहुंच जा रहे हो कि ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। और कोई है ही नहीं जिसमें ओनली वन करेक्ट हो, इसमें भी दोनों करेक्ट है और इसमें नीदर है, तो आंसर आपका सी तुरंत हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़े अपन, ये देखो आंसर सी है, और ये CMAS कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम के बारे में दिया गया है। और ये कितना करोड़ की लागत से 10,000 करोड़ ओवर 5 ईयर्स ग्लोबली कम्पिटेटिव डोमेस्टिक कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को सिस्टम बनाने की बात है। ऐसे ये कितने का बजट है ये सब यूपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टेट पीसीएस वगैरह पूछ देते हैं ऐसे स्कीम्स के कि कितना उसका बजट है, कितने करोड़ का है ये, ठीक है। तो उसके लिए ध्यान रखना जरूरी होता है, यूपीएससी के लिए नहीं जरूरी। CMAS जो है प्रोवाइड करता है कैपिटल असिस्टेंस फॉर ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों को, ठीक है। ग्रीन फील्ड हो जाता है जो नया बन रहा है, और ब्राउन फील्ड कोई पुराना वाला एक्सपैंड कर रहा है तो उसको ब्राउन फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो दोनों को करता है, और उसी के रिवर्स स्टेटमेंट ये तीसरा वाला था, तो ये तीसरा वाला गलत था, तो हम सी पे पहुंचे उस तरह आंसर। अब ये जो आर्टिकल है ना, ये जो MCQ था, ये PIB बैकग्राउंडर के आर्टिकल से लिया गया, PIB से। ये हेडलाइन जाके पढ़ो। और PIB बैकग्राउंडर होलिस्टिकली कवर करता है, मैंने कई बार बोला है, अच्छा होता है, उसको मिस मत किया करो, पढ़ा करो। बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, देखो एक्सप्लेनेशन, एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज, उसी ने बनाया ये एवरेस्ट, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड 800 कैन फुल फ्लो स्टेज कंबशन लॉक्स मीथेन रॉकेट इंजन, लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन का, ठीक है। और एवरेस्ट यूजेस लॉक्स मीथेन एंड नॉट लॉक्स हाइड्रोजन, इसलिए पहला वाला करेक्ट नहीं था, वही दूसरा वाला कि बीन सेलेक्टेड अंडर टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड इन स्पेस के टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड के अंदर इसको सपोर्ट मिला है, ये बात सही है। और इन स्पेस का फुल फॉर्म में देखो, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ FFC रॉकेट इंजन में इसका हेल्प लिया गया है। और एवरेस्ट इज डिस्क्राइब्ड एज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड FSSC इंजन, ठीक है। इसी के साथ यहाँ इन्फोग्राफिक्स भी हमने दे दिया है, इसको आप स्टडी कर सकते हो यहाँ से भी, और इसको वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो। बाकी ये इंपॉर्टेंट है कि किस किस कंट्रीज ने किया। USA ने पहले किया है, इसकी 2 कंपनियों ने ये वाला इंजन पहले बनाया है, वहीं चाइना ने बनाया, फिर हम तीसरे नंबर पे हम ही इंडिया, थर्ड नेशन टू बिल्ड FFSC इंजन, ठीक है। और ये रहा आर्टिकल द हिंदू का, एक्सप्लेन्ड आर्टिकल है, इसको जाके पढ़ो अच्छे से, काफी होलिस्टिकली कवर कर देगा इस टॉपिक को। और इन द हिंदू के साइंस एंड टेक तो भाई काफी इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। अब जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये एनवायरनमेंट से है, और
ये एशियाटिक लायंस है, इसको मैं पढ़ देता हूँ. विथ रेफरेंस टू एशियाटिक लायन एंड इट्स कंजर्वेशन ऑफ इंडिया in India, consider the following statements. Option 1, the Asiatic lion indigenous to India's subcontinent and its surviving wild population is found in India, and the Asiatic lion is listed as endangered in IUCN Red List. Option 3, statement 3, the Asiatic lion population increases from 523 in 2015 to 891 in 2025. And number 4, the Project Lion launched in 2020 adopts landscape level approach involving habitat enhancement, disease monitoring, scientific population tracking, and community participation. Which of the statements given above are correct? Option A 1, 2 and 3 only, option B 1, 3 and 4 only, and option C 2 and 4 only, option D 1, 2, 3 and 4. तो आप इसको पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हो ये क्वेश्चन को. हम लोग सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे. उससे पहले इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं कि कुछ एलिमिनेशन ट्रिक या फिर कोई मेथड से बन रहा है या नहीं. वैसे ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशियाटिक लायन से अभी तक 3 बार यूपीएससी पीवाईक्यू में आ चुका है क्वेश्चन, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. तो चूंकि मैंने आपको ये बताया कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको ये पता होना तो जरूरी है उसका आईयूसीएन स्टेटस. और आपको अगर इसका आईयूसीएन स्टेटस पता है तो आप जानते होंगे कि ये स्टेटमेंट गलत है. ओके, आपने सॉल्व किया है ना, और बस इसी स्टेटमेंट पे आपका आंसर आ जाएगा. आंसर बी 1, 3 एंड 4 ओनली. एक्चुअली में ये जो एशियाटिक लायन है ये इंडेंजर्ड नहीं है, ये वल्नरेबल है. वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है आईयूसीएन रेड लिस्ट में. और बाकी स्टेटमेंट्स भी पढ़ लें अगर, तो एशियाटिक लायन इंडिजिनस टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये सही बात है. सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है एशियाटिक लायन. और एशियाटिक लायन पॉपुलेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम 523 टू 891, ये फैक्चुअल है लेकिन ये करेक्ट है. यही न्यूज में था एक्चुअली, हेडलाइन भी यही है, आप देखोगे आगे आर्टिकल में. वही प्रोजेक्ट लायन जो है उसके बारे में ये पूछा गया है. 2020 में लॉन्च हुआ था. इन्वॉल्विंग हैबिटेट एनहांसमेंट, डिजीज मॉनिटरिंग, ये सब तो करेंगे ही भाई प्रोजेक्ट लायन में. पॉपुलेशन ट्रैकिंग एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये तो कॉमन है कि यही करना ही होगा. प्रोजेक्ट लायन या फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, या कोई भी प्रोजेक्ट होगा जिसमें किसी एनिमल को सेव करना, किसी स्पीसीज को, तो ये सब तो जरूरी हो जाएगा. डिजीज उसको कोई ना हो और उसका पॉपुलेशन पर ट्रैक रखा जाए, घट तो नहीं रहा कहीं, हैबिटेट जो उसका इनहेंस किया जाए. तो ये चौथा तो आप ऐसे भी डिड्यूस कर लोगे, सही है. वैसे मेन तो ये था आईयूसीएन स्टेटस, इसी पे आपका आंसर आ गया. कभी कभी होता है ऐसा एग्जाम में, एक ही स्टेटमेंट करोगे और आपका आंसर आ जाए. इसलिए इस तरह के अब जो ऑप्शंस बनाने यूपीएससी ने कम कर दिया और नया नया इनोवेशन लेके आ रहा है, ताकि और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया जाए, सोफिस्टिकेट किया जाए चीजों को. ठीक है, एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे भी है, पढ़ लेना. Asiatic lion Panthera leoprasis is distinctive population of lion species native to Indian subcontinent. ये सही बात है भाई, सारे तो मैंने वहां पे आपको अच्छे से बता दी. सेम चीज यहाँ पे, ठीक है. और ये क्वेश्चन लिया गया है पीआईबी के इस आर्टिकल से. और इसी के साथ आज का हमारा खत्म होता है, 5 क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच. और आपको पीडीएफ चाहिए अगर एमसीक्यूज और सॉल्यूशंस के, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो थ्रू आवर क्यूआर कोड या फिर नाम से. और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स रेगुलर अपडेट्स के लिए. वी आर अ ग्रोइंग चैनल. थैंक यू वेरी मच.